हेलो गाइस एंड वेलकम टू केटी एकेडमी। मेरा नाम है तेजवीर और आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 11 का चैप्टर 8 जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। आज बात करें लोकल गवर्नमेंट की, जिसे बोलते हैं स्थानीय सरकार। तो इसमें हम किसके बारे में देखेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट और जो लास्ट है उसे बोलते हैं लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ और आज इसके रिगार्डिंग कौन कौन से प्रावधान संविधान में दिए गए हैं या फिर ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें लोकल गवर्नमेंट या फिर स्थानीय सरकार कहते किसे हैं। बात करें लोकल गवर्नमेंट की तो याद रखना, जो भी जिले स्तर या गांव स्तर की सरकार होती है उसे स्थानीय सरकार कहते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल इज नोन एज लोकल गवर्नमेंट। बात करें इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके कुछ विशेषताएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज है ग्रास रूट गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है कि जो लोगों की इच्छाएं हैं वो यहीं से पूरी होती हैं, लोगों की जो डिमांड है यहीं से जाती है। दूसरी चीज क्या है, इसका दूसरा पॉइंट है लोकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो आसपास में रहने वाले जो लोग होते हैं वो ही अपनी जो सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है मैनेज इसेंशियल सर्विसेज। जैसे मान लो हमारी गली में कूड़ा इकट्ठा हो गया या ड्रेन्स भर गई है, तो उसका निपटारा कौन करवाता है, ये स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट की वो जिम्मेदारी होती है। बात करें रेगुलर रिपोर्ट्स टू सिटीजन, ये बेसिकली अकाउंटेबल होते हैं, लोगों के जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई भी लोगों को कोई काम है, किसी भी मसले का हल चाहिए, तो क्या है ये लोग या ये रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम चुनते हैं लोकल गवर्नमेंट में, ये उन मुद्दों को सोल्व करवाते हैं। लास्ट है प्रोक्सिमिटी टू पीपल। इसमें देखने को मिलता है जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो हमारे नियर बाय एरियाज के होते हैं, जिसके थ्रू हम अगर हमें कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट, रिगार्डिंग वाटर मैनेजमेंट, रिगार्डिंग ड्रेनेज, तो हम उनसे जाके कह सकते हैं और वो तुरंत हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे लोकल गवर्नमेंट के कि लोकल गवर्नमेंट में बेसिकली होता क्या है। बात करें इवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, जो स्थानीय सरकार है उसका भारत में विकास कैसे हुआ, जो लोकल गवर्नमेंट है भारत में स्टार्ट कैसे हुई। तो याद रखना, जो आज हम पंचायत बोलते हैं उसे पहले सभा के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में क्या हुआ, जब पंचायत नहीं हुआ करती थी तो उस समय असेंबलीज हुआ करती थी और धीरे धीरे जब इसका इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, तब इसे पंचायत के नाम से जाना जाने लगा। बात करें सबसे पहले क्या था कि अंग्रेजी शासन था, उसमें एक वाइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे इन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी, इसकी मुहिम निकाली, जिसका इन्होंने नाम रखा इलेक्टोरल सिस्टम इन 1882। इनका नाम जो रिपन ने रखा था वो रखा था मुकामी बोर्ड या फिर लोकल बोर्ड जिसे कहते हैं। 1882 में क्या होता है, रिपन जी आते हैं और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ग्रास रूट गवर्नेंस के लिए क्या होना चाहिए, एक लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए जिससे कि हम लोगों की नीड्स को कैटर कर सके, फुलफिल कर सके। इसी चक्कर में क्या होता है कि शुरुआत में जो लोकल गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट था, इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐड किया गया, जिसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका कहना होता है कि उसमें जो डीपीएसपी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर सरकार की चॉइस होती है कि सरकार उन्हें लागू करवाए या ना करवाए। उसको हम फोर्स नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने ऐड किया तो गवर्नमेंट अप्लाई करवाएगी या इन्फोर्स करवाएगी। अगर और क्लियर करना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है, उसमें डीपीएसपी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप गो थ्रू कर सकते हैं। बात करें तीसरा पॉइंट है डिड नॉट गेट मोर वैल्यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। शुरुआत में जो लोकल गवर्नमेंट थी इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा वैल्यू नहीं मिली, ज्यादा दर्जा क्यों नहीं मिला, इसका एक स्पेसिफिक रीजन था। सबसे पहली चीज, क्योंकि पार्टीशन जब हुआ था तो पार्टीशन में देखा गया था कि हमने कुछ स्टेट्स को एक्स्ट्रा पावर्स दे दी थी, जिसके कारण क्या हुआ, जो इंडिया और पाकिस्तान है उसका डिवीजन हो गया था, पार्टीशन हो गया था। दूसरी चीज क्या था, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट को ऐड नहीं किया। और दूसरा सिस्टम है, उस समय हमारा कास्ट सिस्टम बहुत प्रेवलेंट था, जाति व्यवस्था चलती थी, जिसके कारण क्या हुआ कि हमें जो ये लोकल गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्हें लोकल गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर नहीं लगा, ज्यादा फीजिबल नहीं लगा। बात करें अब डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जब देश आजाद हो गया उसके बाद से क्या क्या इवोल्यूशन आए, क्या क्या चेंजेस इसमें देखने को मिले। पहली बात करें, याद रखना 1952 में सीडीपी आता है, इसे बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत बात की गई कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए उनकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, जो भी विकास होगा उनके आसपास, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी सोसाइटी को लेकर, जो सोसाइटल चेंज होना चाहिए उसमें लोग खुद पार्टिसिपेट करें, डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले। और दूसरी चीज में बोला कि एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। बात करें इसमें 2 बात की गई, एक तो लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, प्लस दूसरी चीज इसमें बोला कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इसमें ऐड होना चाहिए। फिर बात करें कि शुरुआत में जो लोकल गवर्नमेंट थी उसे जब ये डीपीएसपी में ऐड हुआ था, ये कोई राइट नहीं था, तो उस समय इसे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। वो कौन सी प्रॉब्लम्स है बताता हूँ। पहला है फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन सेंटर एंड स्टेट। जो लोकल गवर्नमेंट थी उसे फाइनेंशियली सेंटर और स्टेट पे डिपेंड रहना पड़ता था। छोटे मोटे जो रिक्वायरमेंट्स थी या फिर एरिया में कुछ भी छोटी मोटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज करवानी थी, तो इसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उस लोकल एरिया के जो प्रतिनिधि होते थे, उन्हें सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से फंड मांगने की जरूरत पड़ती थी। छोटे छोटे फंड के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया करते थे। वेयर सेकेंड प्रॉब्लम है अपॉइंटिंग गवर्नमेंट ऑफिसर सस्पेंडिंग लोकल लीडर्स। कभी कभी क्या होता था, जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी वो अपने कोई स्पेशल ऑफिसर्स को वहां पे अपॉइंट कर देती थी और वहां के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें इनकेपेबल बोल के हटा देती थी, जिसके कारण क्या होता था, जो ऑफिसर होता था स्पेशल ऑफिसर, वो उस एरिया की डेवलपमेंट एक्टिविटीज को ना देखकर उस एरिया का जितना भी फंड आता था उसको उसका एक तरीके से करप्शन करते थे। बात करें इलेक्शन थ्रू इनडायरेक्ट वे, उस समय इलेक्शन जो होते थे इन लीडर्स के, लोकल लीडर्स के, वो इनडायरेक्ट वे में होते थे। जो मिनिस्टर्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे, वो इन लीडर्स को अपॉइंट करते थे। और बात करें लास्ट जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी शुरुआत में लोकल गवर्नमेंट को, वो है पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शंस। जो इलेक्शंस थे वो टाइम टू टाइम नहीं होते थे, कोई इंटरवल फिक्स नहीं था। वो क्या था कि कभी भी मान लो कि 2 साल में कभी अपॉइंट हो जा रहा है ऑफिसर, कभी 4 साल में अपॉइंट हो जा रहा है, कभी 5 साल में अपॉइंट हो जा रहा है, तो जो फिक्स टाइम था इलेक्शन का वो इधर देखा नहीं गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि लोकल गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ रही थी। बात करें पीके थुंगन कमेटी 1989, तो ये एक रिमार्केबल चेंज है। इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी, इसके कारण लोकल गवर्नमेंट टोटली चेंज हो जाती। क्या होता है कि पीके थुंगन कमेटी आती है, पीके थुंगन समिति जिसे बोलते हैं 1989 में, जिसके तहत इसमें जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन से प्रोविजन सेट होने चाहिए, इन सारी चीजों की रिकमेंडेशन की बात की गई। तो याद रखना इसमें कौन कौन सी बात की गई, इसमें जो हमने प्रॉब्लम्स देखा था उनके सारे सॉल्यूशन की बात की गई थी। कौन कौन से सॉल्यूशन है, सबसे पहली चीज रिकमेंडेशन टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू टू लोकल गवर्नमेंट। इसमें पहला बोला कि जो हमने लोकल गवर्नमेंट को डीपीएसपी में ऐड किया हुआ है उससे हटा के इसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू दी जाए, इसका एक अलग से प्रोविजन बनाया जाए, प्रावधान बनाया जाए, जिसमें लोकल गवर्नमेंट के सारे जो फंक्शनिंग है वो लिखी हो। दूसरी चीज है टाइमली इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। हमने प्रॉब्लम देखा था कि टाइमली इलेक्शन नहीं हो रहे थे, कोई समय सीमा नहीं थी, तो ये बोला गया कि इन लोकल गवर्नमेंट के स्थानीय सरकार के समय पर चुनाव करवाए जाए और वो समय फिक्स किया जाए। तीसरा है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि कुछ लमसम अमाउंट इनके हाथों में दे दिया जाए, जिसके कारण अगर छोटी मोटी कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, कोई भी इमरजेंसी इश्यूज हैं उस एरिया में, तो वो लीडर जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उसे सॉल्व कर पाए। चौथा है टू एलोकेट पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि भाई लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दे दी जाए, जिसके कारण वो क्या कहते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट पावर दे दी जाए, जिसके कारण वो बिना किसी के अनुमति के उधर एक्टिविटीज कर पाए या फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाए। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी पीके थुंगन कमेटी की। अब क्या होता है, इसके बाद इस रिकमेंडेशन को कंसीडर करके पार्लियामेंट एक लॉ पास करते हैं। उस लॉ के बारे में जानते हैं कि वो लॉ कौन सा था और उसमें कौन कौन सी बातें कही गई है। तो अब क्या होता है कि पीके थुंगन जो कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जिसको बोलते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आता है, ये 1992 में आता है और 1993 में ये सभी स्टेट्स में लागू हो जाता है। जब ये 1992 में आता है, इसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो गवर्नमेंट जब लागू करने वाली होती है उससे पहले सभी स्टेट्स को अवेयर कर दिया जाता है इसके बारे में और बता दिया जाता है कि अगर किसी को भी कोई भी इसमें रिकमेंडेशन लानी है,
कोई भी चेंजेस लाने हैं तो बता सकते हैं, अदरवाइज अगले साल से इसे लागू कर दिया जाएगा। उसी सेम ईयर में 73rd और 74 दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आते हैं। 1992 में दोनों पास होते हैं और 1993 में दोनों इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ये किसके बारे में बोलता है? ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें जो बातें की गई, इसमें 6 बिंदु थे जिन पे बातें की गई। सबसे पहली चीज जो रिकमेंडेशन थी पीके थुंगन समिति की, उसकी रिकमेंडेशन को इसमें पास कर दिया गया। पहला बोला 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगी। कौन कौन सी? सबसे ग्रास रूट लेवल पे जो होगी वो होगी ग्राम पंचायत, जिसे बोलते हैं हिंदी में ग्राम पंचायत। उसके जस्ट ऊपर वाली होगी मंडल, ब्लॉक या तालुका। ये हर गांव के लिए ग्राम पंचायत होगी, और जब 2-3 गांव मिलके क्या बनाएंगे, एक मंडल, ब्लॉक या तालुका को फॉर्म करेंगे। मेरे जब 2-3 मंडल मिल जाएंगे, तालुका मिल जाएंगे, सब उनको क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे जिला पंचायत। और याद रखना, जिला पंचायत के जो हेड होंगे उसे बोलते हैं अध्यक्ष या फिर चेयरपर्सन। ये था 3 टायर स्ट्रक्चर। और बात करें सेकंड था इलेक्शन प्रोसेस की, इसमें चुनाव कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें बोला गया डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि को खुद चुनेंगे। दूसरी चीज इसमें बोला जो नेता आएंगे इससे, जो भी लीडर बनेगा वो उनका टर्म जो होगा 5 ईयर्स का होगा। 5 ईयर्स से पहले उन्हें कोई नहीं हटा सकता। प्लस तीसरी चीज में बोला कि अगर मान लो कि किसी कारणवश उस लीडर की डेथ हो जाती है, उस पंच की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे विद इन 6 मंथ। रिजर्वेशन की बात करें, इसे होता है आरक्षण। आरक्षण में क्या हुआ, इसमें बोला कि 1/3 रिजर्वेशन जो है वो विमेन के लिए रिजर्व की जाएगी। 1/3 सीट्स, जैसे मान लो इसमें बोला गया अगर 3 सीट्स हैं किसी एरिया में, तो उसमें से 2 पे मेल रहेंगे और 1 सीट पे फीमेल। और एक कंपलसरी कर दिया गया कि अगर कोई फीमेल इस सीट पे नहीं आती तो सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा, लेकिन इस सीट से कोई मेल खड़ा नहीं हो सकता। सेकेंड है रिजर्वेशन वाले टॉपिक में कि रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के आधार पर अगर किसी एरिया में एससी और एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको उस एरिया में रिजर्वेशन आरक्षण मिल जाएगा। आगे बात करें ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, इसमें बोला विषयों का स्थानांतरण, कि क्या हो रहा था, कुछ भी कानून जब लोकल गवर्नमेंट बना रही थी तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर चेक लगा के बार बार उस कानून को रद्द कर रही थी, और इसका रीजन क्या था वो बोल रही थी कि ये हमारे जुरिडिक्शन में आता है। इसी चक्कर में क्या हुआ, कुछ 29 सब्जेक्ट्स को, 29 विषयों को उठाकर एक लोकल लिस्ट में ऐड कर दिया गया, जिसे बोलते हैं 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में इसे ऐड कर दिया गया। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 243, याद रखना 11th शेड्यूल था, और आर्टिकल 243, जिसके तहत बोल दिया कि 29 विषय ये ऐसे होंगे, ये 29 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिन पे सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का हक होगा। और फिर आते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसमें क्या होता है, इसके तहत ये बोला गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है इनका जो चुनाव होगा वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी होगी, जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग, जो कि इन चुनावों को आयोजित करवाएगी और जो रिजल्ट है वो घोषित करेगी। लास्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये था राज्य वित्त आयोग। इसका मेन मोटिव क्या था बनाने का, कि जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा लोकल गवर्नमेंट का, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया, जिसे बोलते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। और इसकी भी जो टेन्योर होता है 5 ईयर्स का होता है। हर 5 साल बाद न्यू स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। बात करें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, ये म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है। पंचायती राज व्यवस्था याद रखना, एक गांव में जितने भी गांव है, विलेज है इंडिया में, उनमें पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम लागू होता है। वेरेज 74th की बात करें, जितनी भी सिटीज हैं उसमें म्युनिसिपैलिटी सिस्टम फॉलो होता है, और इसमें सारी बातें सेम है। बस जो फर्स्ट पॉइंट है 3 टायर स्ट्रक्चर, इसमें से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, मंडल और जिला पंचायत बोलते हैं। वेरेज सिटी में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। सिटी में क्या बोलते हैं, जो ग्रास रूट लेवल के लीडर्स आते हैं उसमें उन्हें बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी। फिर जस्ट ऊपर होते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, और जो टॉप लेवल पे होते हैं उन्हें बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो याद रखना, जैसे इसमें जिला पंचायत के हेड थे चेयरपर्सन
या अध्यक्ष, वेयर एज म्यूनसिपैलिटी की बात करें, इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड होंगे वो होंगे मेयर। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो चेयरपर्सन होते हैं या फिर मेयर होते हैं ये सिर्फ 1 साल के लिए चुने जाते हैं। इनके हर साल चुनाव होते हैं पर हर साल नए न्यू मेयर और न्यू चेयरपर्सन चुने जाते हैं। अब बात करें ये चेंज था इसमें, और बाकी सारे प्रोविजन जो हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे भी लागू होते हैं। बात करें क्राइटेरिया टू बी अ सिटी, अब किस एरिया को हम सिटी कहेंगे, कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए कि उस स्पेसिफिक एरिया को हम सिटी घोषित कर दें। तो याद रखना इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? सबसे पहले उस एरिया में मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए। 5000 से ज्यादा लोग रहेंगे उस एरिया में तो उसे उसका जो क्राइटेरिया है वो पास हो जाएगा, सिटी होने रहेगा। दूसरा है 75% मेल पॉपुलेशन शुड बी इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि 75% से ज्यादा जो मेल पॉपुलेशन है, पुरुष की जनसंख्या है, वो खेती बाड़ी के अलावा कुछ और काम करे। तीसरा है पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 400% पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, कि जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जैसे 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर इधर, जो स्क्वायर बना है 1 किलोमीटर का, इसके अंदर एटलीस्ट 400 पीपल रहने चाहिए। अगर 400 से ज्यादा पीपल रहते हैं तो इन 3 क्राइटेरिया को जो भी स्टेट या फिर जो भी एरिया फुलफिल करेगा उस एरिया को एक सिटी घोषित कर दिया जाएगा। ये था क्राइटेरिया टू बी अ सिटी। और बता दूं मेरे हाथ में केटी एकेडमी द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, अगर किसी को भी ये नोट्स अवेल करने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर क्लिक करना। वहाँ पे उस चैनल पे जितनी भी अब तक वीडियोस बनाई है सारी वीडियोस के हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए मूव करते हैं अगले टॉपिक पर। सम रीजंस आर केप्ट आउट ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कुछ एरियाज को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बाहर रखा गया है। इसके कुछ रीजन है। सबसे पहली चीज इसमें है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके खुद का जो ट्रेडिशनल वे है सेल्फ गवर्नेंस का, उसको कायम करने के लिए सरकार ने उन एरियाज पे ये लागू नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रेफर करती है कि उनका जो ट्रेडिशनल वे है गवर्नेंस का वो इससे बेटर हो सकता है, तो उसमें डिस्टर्बेंस करना एक सोसाइटी में केओस क्रिएट करना जैसा हो जाएगा। जैसे कि असम, त्रिपुरा, उसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होता। सेकंड है सम रीजंस आर प्रोवाइडेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। कुछ एरियाज को उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है कि वो अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तीसरा है ऑटोनॉमी टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल वे ऑफ गवर्नेंस, कि जो उनका ट्रेडिशनल वे है उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको किसी स्टेट्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रखी है, जैसे कि नागालैंड। लास्ट है जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज। इसका मतलब क्या है कि वेयर इट माइट बी लेस प्रैक्टिकल, कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू करना एक फुलिशनेस साबित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड इज कंसिडर्ड द माउंटेनियस एरिया, जहाँ पे माउंटेन से माउंटेन है, तो वहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू करना ये फुलिशनेस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन इतनी कम है और वहाँ पे जो सेल्फ गवर्नेंस का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए कुछ एरियाज को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दूर रखा गया है। बात करें अगला टॉपिक की, बेनिफिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, कि भाई स्थानीय सरकार से लोगों को या देश को कौन कौन से फायदे मिलते हैं। पहली चीज याद रखना, इससे ग्रास रूट डेमोक्रेसी प्रमोट होती है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन द सेंस कि जो लोगों की इच्छाएं अब पूरी हो पा रही हैं, क्योंकि जो बातें थी पहले मुख्यमंत्री तक पहुंचने में, प्रधानमंत्री तक पहुंचने में जो टाइम लेती थी, टाइम टेकिंग प्रोसेस था, वो टाइम कंज्यूमिंग ना होकर हमारी बातें क्विकली लीडर्स तक आगे पहुंच जाती है। सेकेंड है इनहेंस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब क्या है कि जो लीडर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और लोगों के काम इजीली करवा देते हैं। और ट्रांसपेरेंसी बन गई है, लोगों को जितना भी लीडर्स फंड लेते हैं तो लोग उसे देख सकते हैं कि इतना फंड इसके लिए लिया गया है तो एक्चुअल में वो वर्क हुआ है या नहीं। तीसरा है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नीड्स। इसका मतलब है कि लोकल लीडर क्योंकि वो उसी एरिया का है तो उसे उस एरिया की नीड पता होगी और उसको इजीली वो कैटर कर सकते हैं।
फोर्थ है प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि एससीज, एसटीज, ओबीसीज जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको भी अब धीरे धीरे रूल करने का मौका मिल गया है, अपनी बातें आगे रखने का मौका मिल गया है। फास्टर डिसीजन मेकिंग, इससे डिसीजन मेकिंग फास्टर हो गई है। मैंने अभी रिसेंटली बताया आपको कि पहले हमारी बातें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक पहुंचने में टाइम लगता था, लेकिन क्या है ये लोकल लीडर हमारी बातें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक कम टाइम में पहुंचा देते हैं, जिसके कारण हमारे जो नीड्स है वो जल्दी कैटर हो जाती है। लास्ट है एम्पावर वुमेन एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे मैंने बताया था रिजर्वेशन दी गई थी, जिसके तहत क्या हुआ कि भाई वुमेन जो थी, वल्नरेबल ग्रुप्स जो थे, उनको अपनी बातें रखने का मौका मिल पाया और वो अपनी समस्याओं से बाहर निकल पा रहे हैं। अब बात करते हैं अभी भी क्या हो रहा है कि लोकल गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं आइए बताता हूं। पहला है लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि अभी भी इनको इतना फंड्स नहीं दिया जाता जिससे कि ये उस एरिया की डेवलपमेंट एक्टिविटीज में पार्ट ले सके और डेवलपमेंट कर सके। दूसरा है ओवर डिपेंडेंस ऑन स्टेट गवर्नमेंट, कि अभी भी जो लोकल गवर्नमेंट है उससे हद से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड रहना पड़ता है कई रिसोर्सेज के लिए। इट्स नॉट ओनली फाइनेंस बट अदर रिसोर्सेज टू। तीसरा है लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, कि इन लोगों के पास जो लोकल लीडर्स होते हैं इनके पास इतने एक्सपर्ट्स नहीं होते, एक्सपर्ट्स की टीम नहीं होती, जिसके कारण जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उसमें टाइम लगता है पूरा होने में। बात करें करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, कभी कभी क्या होता है जो फंड्स आते हैं उसका मिसमैनेजमेंट हो जाता है या फिर जो लीडर्स होते हैं वो करप्शन कर जाते हैं। फिर फिफ्थ की बात करें वीक पीपल्स पार्टिसिपेशन, जो लोग हैं वो सही रूप से पार्टिसिपेट नहीं करते, अपनी नीड्स को बता नहीं पाते, जिसके कारण जो फंड है वो मिसमैनेज हो जाता है। अब बात करें पुअर कोऑर्डिनेशन। पुअर कोऑर्डिनेशन का क्या है कि जो तालमेल है वो इन सबका नहीं बैठ पाता, एक लीडर दूसरे लीडर से अच्छे से बात नहीं कर पाता, जिसके कारण जो है कनेक्शन बिल्ड नहीं होते और इससे एक डेवलपमेंट एक्टिविटी को होने में टाइम लग जाता है। लास्ट है जेंडर एंड सोशल बैरियर। कभी कभी क्या होता है कि कोई फीमेल अगर लीडर बनती है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जेंडर बैरियर एक बीच में एक्ट करता है, जिसके कारण लोग सोचते हैं कि फीमेल होकर हमारे एरिया के लिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेगी, इसलिए लोग उसे कोऑर्डिनेट नहीं करते, उसकी हेल्प नहीं करते। तो ये था चैप्टर, कैसा लगा बताना, और अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।